नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा एक बार फिर एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बताएंगे हम आपके लिए जो राजस्थान में विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती चल रही है, उसमें लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड के जो फॉर्म भराए जा रहे हैं अध्यापक सीधी भर्ती में, उनमें आने वाली कुछ समस्याओं के बारे में निदेशालय के लिए रोजाना जो फ़ोन कॉल हो रहे थे, उनके जवाब में निदेशालय बीकानेर ने एक नोटिस जारी किया है। उसमें अधिकतम पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के जवाब उन्होंने एक नोटिस में जारी कर दिए गए हैं। तो वही नोटिस हम आपको बताने जा रहे हैं। जो निरंतर जो फॉर्म भरने वाले असारथी लोग हैं, उनके लिए जो फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रही है, वो निदेशालय में कॉल करते हैं, कॉल का जवाब देते हैं। अगर जहाँ निदेशालय में जो अधिकतम क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके जवाब कुछ एक नोटिस के जरिए साइट पर डाल दिए गए हैं। तो वही जवाब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आसार्थी एक से अधिक आवेदन भर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है इसमें, क्या आसार्थी एक से अधिक फॉर्म भर सकते हैं। जो निदेशालय बीकानेर ने उन्होंने जवाब दिया है कि पंचायती राज नियम तथा विभागीय विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पद हेतु पात्रता अर्हता रखता है तो प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। अगर अभ्यर्थी एक से अधिक फॉर्म भरने की पात्रता रखता है तो उसको प्रत्येक पात्रता का अलग अलग फॉर्म भरना होगा। कहने का मतलब है एक से अधिक फॉर्म भर सकता है, पर उसकी पात्रता अलग अलग होनी चाहिए। तो दूसरा सवाल है आपका, क्या राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के आसार्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु विज्ञप्ति पदों के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें कहने का मतलब क्या है, जो टीएसपी क्षेत्र का है, जो आसार्थी टीएसपी क्षेत्र का है, वह नॉन टीएसपी क्षेत्र की विज्ञापित पदों पर आवेदन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो विभाग ने जानकारी दी है, बिल्कुल आवेदन कर सकता है। तीसरा सवाल है, अध्यापक लेवल द्वितीय के विभिन्न पदों हेतु स्नातक तथा रीट 2021 के विषयों के संबंध में। इसमें उसने जवाब दिया है कि विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 10 में एवं संबंधित पद के उसके लिए आवश्यक वैकल्पिक विषय वर्णित हैं। अतः विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 10 के अध्ययन कर स्वयं पात्रता के अनुसार संबंधित विषय हेतु आवेदन करें। इसकी जानकारी जो विज्ञप्ति है उसकी संख्या बिंदु संख्या 10 में दी गई है। मैं विज्ञप्ति की जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप उसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, आरक्षित वर्ग के आसार्थियों के प्रमाण पत्रों के संबंध में। ये आजकल काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने वाला है कि जो जाति प्रमाण पत्र है, ईडब्ल्यूएस है, या फिर जो भी प्रमाण पत्र है छूट का, वो किस हिसाब से होगा आरक्षित का। जिसमें बता दें कि आरक्षित वर्ग के आसार्थियों को पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। इसमें ध्यान रख लें, जो प्रमाण पत्र हैं वो पिता के नाम से, पिता के आय के आधार पर, पिता के निवास के आधार पर ही जारी किए गए सक्षम अधिकारी के होने चाहिए। जिसका मूल निवास है पिता का, अगर विवाहित महिला है तो उसके जो पिता हैं उनका जो घर है उसके एड्रेस के हिसाब से जो जाति प्रमाण पत्र है वो जारी होना चाहिए। आगे बता रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आसार्थी हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारी विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या दे रखी है F11 है। DDBC सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग, जो भी कैंडिडेट हैं सभी को जो प्रमाण पत्र होंगे, आरक्षित जो प्रमाण पत्र होंगे, वो एक तो आय के आधार पर होगा ईडब्ल्यूएस, और जो ईडब्ल्यूएस होगा वो उसके पिता के नाम से, पिता के नाम के आधार पर होना चाहिए, पिता की आय के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी आय बनेगा, जो भी प्रमाण पत्र बनेगा, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, वो पिता के आय, पिता का नाम, पिता का निवास, उसके आधार पर ही बनेंगे। आगे बताया गया है प्रश्न संख्या 5, 4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम बीए बीएड बीएससी बीएड उत्तर अभ्यर्थी द्वारा अंकों को आवेदन में किस प्रकार भरा जाए। जो 4 वर्ष के बीए बीएड बीएससी बीएड है उनके
क्रम या फिर जिनके अंक बीए में कौन से भरे जाएंगे और बीएड में कौन से भरे जाएंगे, उस हिसाब से कैसे बनना है उसका जवाब दिया है। उसमें बताया गया है कि जो 4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की उपाधि के शैक्षणिक विषयों के प्राप्तांक अलग से संगठित कर, जो सब्जेक्ट दी हुई हैं 4 वर्ष में, उनकी जो शैक्षणिक विषय हैं उनको अलग जोड़ना है, उनको तो भरना है स्नातक बीए में, और जो प्रशैक्षणिक विषय हैं उनके जो प्राप्तांक हैं, कुल अंक हैं, उनको अंकित करना है बीएड के कॉलम में। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो शैक्षणिक सब्जेक्ट हैं और जो प्रशैक्षणिक सब्जेक्ट हैं उनको अलग अलग करके टोटल करके जो शैक्षणिक विषय हैं उनको बीए स्नातक में डालना है, जो प्रशैक्षणिक विषय हैं उनको बीएड में डालना है। अगला क्वेश्चन है, स्नातक तथा रीट 2021 के विषय कौन से भरें। तो जो आपने रीट के फॉर्म भरते समय जो आपने विषय डाले थे वो जो एक तो इसमें रीट के जो अभ्यर्थी हैं रीट में आपको 3 विषय भरनी हैं। जो आपने 2 विषय सब्जेक्ट की भरी थी, जो लैंग्वेज की भरी थी, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज, 2 तो वे विषय हो गई। तीसरी आपकी जो जो स्पेशल आपकी जो सब्जेक्ट है, सोशल स्टडी है, हिंदी है, साइंस है, वो भरनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशार्थी ऑनलाइन आवेदन में कितने जिलों की प्राथमिकता बननी है। तो जो लास्ट का ऑप्शन है फॉरम का, जिसमें रेफरेंस भरनी पड़ती है, फर्स्ट रेफरेंस भरनी पड़ती है, उसमें कितने ज़िले भर सकते हैं। तो उसने विभाग ने जानकारी दी है, अधिकतम आप 30 ज़िले भर सकते हैं और कम से कम आप 8 ज़िले। इसमें जो गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी हैं वो 30 ज़िले भर सकते हैं, जबकि अनुसूचित क्षेत्र के टीएसपी क्षेत्र के केवल 8 ज़िले भर सकते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। जो टीएसपी क्षेत्र में आते हैं वो केवल 8 ज़िले भर सकते हैं, जो नॉन टीएसपी में आते हैं वो 30 ज़िले भर सकते हैं। वहाँ ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो ऑटोमेटिक वो ज़िले ही खुलते हैं जिनको आप भर सकते हैं। उनमें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड आपकी पोस्ट के हिसाब से, आप पहले पोस्ट कहाँ लेना चाहते हैं उस हिसाब से आपको उसमें ज़िलों को भरना है। अगला क्वेश्चन है कि स्नातक में कौन से अंक भरने हैं। तो जो लास्ट ईयर की मार्कशीट है उसमें जितने अंक हैं, तीनों विषयों के टोटल करके जितने अंक आपके प्राप्त हो रहे हैं वो विषय आपको अंक भरने हैं। अगला क्वेश्चन, अभ्यर्थियों के नाम के अंतर होने पर किस नाम से आवेदन करें। अगर आपके दोनों में नाम रीट का अभ्यर्थी फॉर्म भरा उसमें अलग है तो आपको 10वीं की जो अंक तालिका है, मार्कशीट है, उसके हिसाब से आपको अंक भरने हैं। कोई अशार्थी बिना विज्ञप्ति पदों के आवेदन कर सकता है, तो इसमें नहीं है, बिना विज्ञप्ति पदों पर आवेदन आप नहीं कर सकते। एक इम्पोर्टेंट चीज़ में दे रखी है कि क्या किसी ई मित्र जन सूचना के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरी गई सूचना अशार्थी की जिम्मेदार है। तो इसमें जो फॉर्म भराई जा रहा है ई मित्र के द्वारा, तो उसमें ई मित्र जिम्मेदार नहीं है, जो फॉर्म भरवाने वाला जिसका फॉर्म भराया जा रहा है वो उसमें जिम्मेदार है। तो ये आप सही ध्यान रखें, फॉर्म भरते टाइम ई मित्र वाले से, किसी जन सूचना केंद्र वाले से फॉर्म एक बार ज़रूर चेक कर लें सबमिट करने से पहले, क्योंकि उसमें जिम्मेदारी आपकी होगी। अगला कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ ऑफलाइन आवेदन भर सकते हैं। तो ऑफलाइन आवेदन आप नहीं भर सकते। अगला क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा पद आवेदन करते समय आरसीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र की क्रमांक एवं दिनांक भरने की समस्या आ रही है। तो इसमें आपको जो विकल्प हैं वो दे रखे हैं उसमें, और आरसीआई पंजीकरण का क्रमांक एवं दिनांक भरना वैकल्पिक है, आप भरना चाहें तो भरें, अगर नहीं पता है तो कोई ज़रूरी नहीं है। 14वां क्वेश्चन बता रहा है कि ऑनलाइन आवेदन के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर रीट परीक्षाओं की प्रवेश तिथि भरनी अनिवार्य है। तो प्रवेश तिथि भरनी अनिवार्य है ही नहीं है, क्योंकि फॉर्म जिस टाइम हम भरते हैं तो वहाँ प्रवेश तिथि खुल के नहीं आती है, केवल बीएड की प्रवेश तिथि खुल के आती है वहाँ फॉर्म भरते टाइम। तो उसको ज़रूर ध्यान रखें, फॉर्म में आपने प्रवेश कब लिया था उसकी तिथि भरनी है। क्या ऑनलाइन आवेदन को प्रिंट आउट फोटो प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी है। तो भविष्य में जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे प्रिंट आउट आपके काम आ सकता है, तो आपको जो प्रिंट है वो सुरक्षित रखना है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अभ्यर्थी के पास डीएलएड बीएड दोनों योग्यता उत्तीर्ण की हुई हैं तो उसको कौन सी योग्यता बननी है। तो इसमें क्या है कि देखो, यदि अभ्यर्थी के पास दोनों हैं तो लेवल प्रथम पद हेतु डीएलएड एवं द्वितीय पद हेतु बीएड का उपयोग करना है। फर्स्ट लेवल के लिए आप डीएलएड कर सकते हैं और सेकंड लेवल के लिए आप बीएड यूज कर सकते हैं।
स्नातक के विषय समूह को भरते समय समस्या आ रही है। तो इस समूह में क्या दे रखा है, देखो उसमें तीनों सब्जेक्ट पूछता है। आपके जो ऑप्शनल बीए में सब्जेक्ट वो पूछी जाती हैं फॉरम में। तो उसमें क्या करना है, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा संबंधित पद हेतु आवश्यक कोई एक विषय स्नातक वैकल्पिक विषय के रूप में उत्तीर्ण कर रखा है, तो स्नातक के विषय समूह को भरते समय प्रथम विषय समूह में उस हेतु आवश्यक वैकल्पिक विषय भर देवें। द्वितीय और तृतीय विषयों में एनी अदर का उपयोग भर देंगे। अगर आप टेंशन ना लें, अगर एक आपकी जो सब्जेक्ट उस विकल्प में नहीं मिल रही है तो आप एनी अदर का उपयोग कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि क्या CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी से आवेदन कर सकते हैं, तो इसमें CTET वाले आवेदन नहीं कर सकते। ये देखो विभाग द्वारा जारी किया है प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज प्रशिक्षण राजस्थान बीकानेर। तो आ रही समस्याओं के बारे में या क्वेश्चन सभी के आंसर मिल गए हैं आपके लिए। अधिकतर आपको यही समस्याएं आ रही होंगी। कृपया ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों के लिए शेयर करें।